डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षाएं 5 मार्च से प्रारंभ होने वाली हैं और इसमें जो आपका सिलेबस है तो इसको 5 भागों में बांटा गया है 30-30 नंबर में, जिसका एक पार्ट मैथ्स है ना, गणित। उसमें भी आपको 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो मैं प्रयास करूंगा, बहुत ही कम समय है, इतने कम समय में आपको गणित का पोर्शन खत्म कर सकूं। और अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम भी निकल जाए। तो गणित अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम बहुत ही जरूरी चीज है ना। संख्याओं के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। जब संख्याओं के बारे में ही हमको जानकारी नहीं होगी तो गणित तो हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन नंबर सिस्टम से चालू करते हैं। तो संख्याओं के बारे में सबसे पहले बहुत ही जरूरी चीज है, इसको देखिए आप, है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देखते हैं, अपन आते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे गिनने वाली संख्याएं, है ना, गणना करना। हम कोई भी किसी भी चीज की गणना करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यही संख्याएं, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो हम गणना में लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 डैश 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 6 7 8 9, ये अनंत तक चली जाती हैं। तो इन्हीं संख्याओं को हम जानते तो हैं, इसका उपयोग भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब हमको ये नहीं मालूम रहता कि किसे हम क्या कहते हैं। तो ये जो गणना में हम संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यही संख्याएं क्या कहलाती हैं, इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, दूसरा दिया गया है पूर्ण संख्याएं। तो ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें हम अगर शून्य को और जोड़ दें तो ये क्या बन जाती है, देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये अनंत तक चली जाएगी। तो प्राकृत संख्याओं में ही हमने शून्य और बढ़ा दिया, तो अब ये क्या बन गई, इन संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ऊपर ये प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं और शून्य आ गया अगर, तो शून्य क्या हो गया, ये पूर्ण संख्याओं में शामिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गई पूर्ण संख्या। इसके बाद अगला है क्या, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये तो रहेंगी पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 4 5, ये सब रहेंगी। और ये धनात्मक संख्याएं हम देख रहे हैं ना, इसके इस तरफ ये ऋणात्मक संख्याएं भी हो जाएंगी, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। मतलब शून्य के इस तरफ भी संख्याएं धनात्मक और शून्य के इस तरफ भी संख्याएं ये ऋणात्मक संख्याएं। इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। फिर अगली संख्या क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए। कौन सी संख्या है, 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए। और फिर अगली क्या है बेटा, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो सम ना हो, इनको छोड़ दें हम, 2 4 6 8, अर्थात जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो 2 का भाग किस में नहीं जाएगा, इनके अलावा 1 3 5 7 9 11 13 डैश डैश डैश। तो ये क्या हो गई, विषम संख्या, ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग ना जाए। फिर हम आते हैं आगे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। एक तो एक और दूसरा वो स्वयं। जैसे कि हमने क्या लिया, 2, 2 के गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणित 1, 2 एकम 2, 2 मतलब 2 का भी भाग इसमें जाएगा और 1 का भी एक भाग जाएगा। तो 2 के जो गुणनखंड है वो क्या हो गए, 2 भी हुआ और 1 भी हुआ। 2 में जो है 2 का भी भाग चला जाएगा और 2 में जो है वो 1 का भी भाग चला जाएगा। तो ये 2 और 1, ये कुल मिला के कितने हो गए, ये गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो गए। कितने हो गए, 2। तो ऐसी संख्याएं जिनके कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और भी देखें हम, जैसे कि 3, इसके गुणनखंड 1 का भी भाग जाएगा इसमें, 1 तिरका 3, और 3 का भी भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो इसके भी कितने गुणनखंड हो गए, ये 2 गुणनखंड हो गए। और कौन सी संख्याएं हो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे अपन ले ले 4,
तो क्या 4 के दो गुणनखंड होंगे? देखें अपन, 2 होता है इसका गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 का भी भाग चला जाएगा। और क्या चला जाएगा इसमें? 4 का भी भाग चला जाएगा, 4 एकम 4। और किसका भाग जाएगा इसमें? 1 का भी भाग चला जाएगा, 1 चौके 4। मतलब कितने हो गए ये? 1 2 3 हो गए। मतलब क्या 4 अभाज्य संख्या हुई? नहीं हुई। और देखिए हम 5 इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक तो 5 हो जाएगा, 5 एकम 5। और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, 1 पंजे 5। मतलब 5 के भी कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर 2 3 5 ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? वह स्वयं संख्या और एक सब में रहेगा। एक किस में रहेगा? एक सब में रहेगा। जैसे अब अपन ले लें 9, इसके गुणनखंड देखें तो इसके गुणनखंड 3 का भी भाग जाता है इसमें, 3 तिरका 9। इसमें 9 का भी भाग जाता है, 9 एकम 9। और इसमें 1 का भी भाग जाता है। मतलब ये कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए, मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं जो है वो क्या होती हैं? जो कि 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। तो ऐसी संख्याएं क्या है? 2 3 5 7, 9 नहीं है, 7 के बाद आ जाएगी 11 13 15 भी नहीं है, 17 19 और डैश डैश डैश, ये बढ़ते जाएगी। इस तरीके से ये जो हो गई कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। फिर हम आते हैं क्या, नीचे क्या दी गई है? भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य में हमने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। भाज्य में कितने हो जाएंगे? भाज्य में या तो 3 होंगे या तो 3 से अधिक होंगे, या तो 3 या तो 3 से अधिक। जैसे कि हमने कोई भी संख्या हम ले लें, सपोज दैट 10, क्या ले लिया हमने? 10। अब हमको बताना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो इसके बहुत गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 से भी इसमें जाएगा, 2 पंचे 10, 5 का भी भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का भी भाग जाएगा, 10 एकम 10, और 1 का तो सब में जाना है। इस तरीके से इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 4। तो मैंने क्या बताया? भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 3 या उससे अधिक हो, 3 या उससे अधिक है। तो इसके 3 से अधिक 4 है, मतलब 10 क्या हो गई? भाज्य। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य अभी मैंने बताया आप लोगों को, है ना। अभाज्य संख्याएं क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23 29 31, ये बढ़ती जाएंगी। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य ना हो, मतलब इसके अलावा जो छूट गई, क्या क्या छूट गई, है ना, बहुत सारी छूट गई। 4 5 4 छूट जाएगी, 8 छूट जाएगी, 10 हो गई, 9 हो गई। तो कोई भी हम एक संख्या उठा के हम चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने क्या मान लिया, हमको बताना है कि 9 क्या है। अभी ये हम क्या बोल रहे हैं? जिसमें गुणनखंड कितने हो जाए? 3 या उससे ज्यादा। तो 9 के गुणनखंड एक तो हो जाएगा 3, 3 तिरका 9, फिर 9 से भी जाएगा इसमें भाग, और फिर किससे जाएगा? 1 से भी जाएगा। मतलब 9 जो है अभाज्य नहीं हुई, 9 क्या हो गई? भाज्य हो गई। कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं को छोड़ने के बाद जो बच जाएंगी वो क्या कहला जाएंगी? भाज्य संख्याएं। क्या कहला जाएंगी वो? भाज्य संख्या, क्योंकि उनके गुणनखंड या तो 3 होंगे या तो 3 से ज्यादा होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत ऐसी सम संख्याएं जिनका सर्वांतर अंतर 2 2 का हो, है ना। जैसे कि सम संख्याएं तो मालूम है 2 4 6 8, तो यही क्रमागत। जैसे 2 क्रमागत 1 के बाद 1, तो 2 के बाद क्या आ जाएगी सम संख्या? 4। फिर 4 के बाद क्या आ जाएगी? 6। 6 के बाद क्या आ जाएगी? 8। 8 के बाद क्या आ जाएगी? 10। तो जब बोला जाएगा क्रमागत संख्या है, मतलब 1 के बाद 1। जैसे परीक्षा में पूछ लेता है 2 क्रमागत संख्या है, एक 2, पहली अगर 2 है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 4। पहली अगर 8 है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 10। मतलब 2 का अंतर हो जाएगा। तो ये हो गई क्रमागत सम संख्याएं। फिर क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमको मालूम है 1 3 5 7,
तो क्रमागत मतलब एक, एक के बाद क्या आ जाएगी 3। इसमें भी 2 का अंतर रहेगा, सम संख्याओं में भी 2 का अंतर रहेगा और विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर रहेगा। तो ये क्या हो गई, क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। फिर आगे आती है परिमेय संख्याएं। क्या आती हैं, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन Q बटे का मान है ना, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि 1/2, 3/5, 4/3, 2/3, 5, 3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि सब P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, बटे में Q का मान शून्य ना हो। यहाँ तो बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, एक। कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, एक। मतलब सिर्फ Q का मान क्या ना हो, शून्य ना हो। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका वर्गमूल प्राप्त कर सके हम, जैसे कि 4। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब बढ़ती जाएंगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, जिनका वर्गमूल प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या आती है, द्विअंकी संख्याएं, अर्थात 2 अंकों की संख्याएं। पता है सभी को 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 10 से, है ना। 10, 11, 12, 13, 14 और ये कहाँ तक जाती हैं, 99 तक जाती हैं। तो ये क्या कहलाती है, 2 अंक की संख्याएं। इसके लिए हम एक फार्मूला देते हैं, बहुत ही सरल है। देखो, 1 गुणित इकाई का अंक और यहाँ पर आ जाएगा धन 10 गुणित दहाई का अंक। ये क्या हो गई, ये 2 अंक की संख्या बनाने का फार्मूला है। 10 गुणित दहाई का अंक धन 1 गुणित इकाई का अंक। जैसे माना, हमने मान लिया क्या, इकाई का अंक क्या है, x है, और दहाई का अंक क्या है, y है। अब इस मान को यहां रख दें हम। देखो, 10 गुणित दहाई का अंक हमने क्या माना है, y माना है, धन 1 गुणित इकाई का अंक क्या माना है हमने, x माना है। तो 10 गुणित y मतलब 10y और धन 1 गुणित x मतलब 1x। इस तरीके से 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या क्या हो गई, 10y प्लस x। अब इसी में देख लें हम, यहाँ पे तो हमने xy मान लिया, अब xy ना माने, इकाई का अंक हम क्या मान लें, इकाई का अंक मान लें 5। दहाई का अंक क्या मान लें, दहाई का अंक हमने मान लिया 3। तो जब इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 3 है, इसको भी रख दो यहाँ पे। देखो, 10 गुणित दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या है, 3 है, धन 1 गुणित इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो ये क्या हो गया, 10 दिया 30 और धन 5 एकम 5 और 30 और 5 जोड़ दिया, क्या हो गया, 35। तो इकाई का अंक जब 5 है और दहाई का अंक जब 3 है, तो संख्या क्या बन गई, 35। देखो, ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं ना, इकाई का अंक 5, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे बढ़ता जाता है ना। तो इस तरीके से ये द्विअंकी संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं, ये सब, है ना, ये सभी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, वास्तविक संख्याएं। ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। कल हम फिर मिलते हैं।